इस वीडियो में हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन के बारे में। ये वीडियो इस बुक का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। लॉ नंबर 1, रिक्रिएट योरसेल्फ। हमारे आसपास की दुनिया हमारे लिए एक रोल सेट करती है कि हम किस टाइप के इंसान हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमने उस रोल को सच मानकर एक्सेप्ट कर लिया तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें अपने कैरेक्टर को खुद डिफाइन करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जो दूसरों से अलग दिखे। इस टेक्निक का उपयोग हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। 1932 के इलेक्शन के बाद रूजवेल्ट ने भी यही किया था। उस समय अमेरिका बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। बैंक्स बुरी तरह दब चुके थे। इलेक्शन जीतने के बाद सबने यही सोचा था कि रूजवेल्ट कोई बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन रूजवेल्ट ने कुछ समय तक कुछ नहीं किया। लेकिन इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन्होंने सब कुछ बदल दिया। वहाँ रूजवेल्ट ने बहुत ही बड़ी पावरफुल स्पीच दी और बहुत सारी मीटिंग्स बैठाई और पॉलिसीज़ में बड़े बड़े चेंज किए। इस तरह रूजवेल्ट ने अपनी ड्रामेटिक इमेज सेट की। उस समय को आज भी द 100 डेज़ के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमेशा वही करना ठीक नहीं होता जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है तो सबका अलग अलग जवाब होगा, लेकिन कुछ ही लोग जवाब देंगे टाइम। जिसने टाइम पर कंट्रोल कर लिया मानो उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। अगर आप हमेशा जल्दबाजी में रहोगे तो आपका अपने एक्शंस और टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। पावर गेम में टाइम बहुत ज़रूरी है और 3 टाइप का होता है: लॉन्ग टाइम, फोर्स टाइम, एंड टाइम। नंबर 1, लॉन्ग टाइम। हमें लॉन्ग टाइम में हमेशा पेशेंस बना के रखनी चाहिए और कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए। नंबर 2, फोर्स टाइम। इसका यूज़ हमें अपने अपोनेंट पर करना चाहिए ताकि उसकी रिदम ख़राब हो और जल्दबाजी में वो सही फैसला ला ले इसके। नंबर 3, एंड टाइम। एंड टाइम होता है एक्शन लेने का। यहाँ पर आप हेजिटेट नहीं कर सकते। आपको अपने एक्शंस को स्पीड और फोर्स के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए। पेशेंस किसी काम का नहीं है अगर उसको एंड में रूथलेस एक्शन के साथ कंबाइन नहीं किया गया तो। जैसे कि एक बाज घंटों तक आसमान में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जब उसे शिकार दिखाई देता है तो वो सीधा एकदम नीचे डाइव करता है और शिकार को हिलने तक का मौका नहीं देता। नंबर 3, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। अगर बकरियों के झुंड पर हमला करना है तो उनके साथ के कुत्ते पर हमला करो। झुंड अपने आप बिखर जाएगा और शिकार करना आसान होगा। ऑथर के कहने का मतलब ये है कि परेशानी हमेशा एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है। जैसे कि कैंसर एक सेल से बढ़कर पूरे शरीर में फैल जाता है। ऑथर कहते हैं कि हमें उस सेल का पहले इलाज कर देना चाहिए। 6th सेंचुरी BC में एथेंस में डेमोक्रेसी लागू हुई। नई डेमोक्रेसी के साथ एथेंस को नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। उन्हें डर था कि कोई उनके लोगों को भड़काकर डेमोक्रेसी के लिए खतरा ना बन जाए, तो उन्होंने ऐसे लोगों को डील करने के लिए नया तरीका निकाला। हर साल वो शहर के मार्केट में इकट्ठा होकर बर्तन के टुकड़ों पर एक व्यक्ति का नाम लिखते। जिस भी व्यक्ति को 6000 से ज़्यादा वोट मिलते उसे 10 साल के लिए शहर छोड़ के जाना होता था। इस तरह एथेंस उस आदमी को निकाल देते थे जो उनकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनता था, और उनकी डेमोक्रेसी सैकड़ों साल तक चली। बेसिकली रॉबर्ट इस एग्जाम्पल से कहना चाहते हैं कि अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो उसकी जड़ पर काम करो, समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। नंबर 4, प्लान ऑल द वे टू द एंड। 1863 में ओटो वॉन बिस्मार्क ने यूरोप के देशों का सर्वे किया। यूरोप के मैप में 3 मेन प्लेयर्स थे: इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। पर्सिया ऑस्ट्रिया के नीचे आता था, लेकिन बिस्मार्क को लगता था कि पर्सिया ऑस्ट्रिया के नीचे नहीं आना चाहिए। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को ताकतवर बनने का एक प्लान बनाया। उसने डेनमार्क पर हमला किया और पर्सिया की पुरानी ज़मीन हथिया ली, और अपने आसपास के देशों पर कई सारे हमले किए और पर्सिया को ताकतवर बनाया, और एंड में ऑस्ट्रिया पर ही हमला कर दिया और जीत भी गया। हर जगह बिस्मार्क की ताकत और रणनीति के चर्चे होने लगे। सभी यही सोच रहे थे कि बिस्मार्क का अगला हमला किस देश पर होगा, लेकिन बिस्मार्क ने किसी पर भी हमला नहीं किया। उसने अपनी सारी ताकत पर्सिया को सुरक्षित बनाने में लगा दी। कोई समझ नहीं पाया था कि यही बिस्मार्क के प्लान का आखिरी मूव है। ऑथर के हिसाब से एंडिंग ही सब कुछ है। एंड तक प्लान करके हम बुरी परिस्थितियों से बच सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हमें पता होगा कि रुकना कहाँ पर है। नंबर 5, एज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये लॉ इस बुक के सबसे ज़रूरी लॉज में से एक है। इसमें ऑथर कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ तक कि ये बुक भी नहीं, और ना ही इसमें लिखा हुआ कोई भी लॉ। अगर कोई व्यक्ति एक ही प्लान को फॉलो करता है तो उसे प्रिडिक्टेबल और आसान शिकार बना देती है। हमें प्रिडिक्टेबल नहीं रहना चाहिए। हमें फ्लूइड बन के रहना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना चाहिए ताकि हमें कोई जज ना कर सके। शिकारी उस पर कभी हमला नहीं कर सकता जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। Empty your mind. Be formless, shapeless, like water.
Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. रॉबर्ट की यही खास बात है कि वो अपनी बुक में ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमेशा सही के साथ गलत क्यों होता है, तो ये आपको बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।